टेंटन बच्चों में आ गया। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं फ्लेम के बारे में। बच्चों आपने अपने आसपास की दुनिया में बहुत सारे सब्सटेंसेस को बर्न होते हुए देखा है। उन सभी सब्सटेंसेस में बच्चों आपने एक इंटरेस्टिंग बात नोट की होगी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो जब बर्न होते हैं तो उनसे फ्लेम प्रोड्यूस होती है, मगर कहीं पर कुछ सब्सटेंस ऐसे भी आपने देखे होंगे जो जलने पर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। तो इन सभी चीजों को देखकर बच्चों आपके माइंड में कई बार क्वेश्चन आता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम किसी मटेरियल को बर्न करें तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात के ऊपर अगर हम सोचें तो फ्लेम होता क्या है, ये भी सोचने की बात है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक फ्लेम के ऊपर ही है और आज हम इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। तो मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक वुड का पीस प्रेजेंट है जिसे हम बर्न करना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस वुडन पीस के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल भी प्रेजेंट हैं जिनको अगर थोड़ी सी हीट एनर्जी मिल जाए तो वो तुरंत वेपोराइज हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसे मटेरियल जो हीट एनर्जी पाते ही बहुत जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे मटेरियल को हम हाईली वोलाटाइल मटेरियल कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, हम वोलाटाइल मटेरियल किसको बुला रहे हैं? उस मटेरियल को जिसको अगर हम हीट एनर्जी दें तो वो तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाए। और हमारे इस वुडन मटेरियल के अंदर ऐसे वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट हैं। तो बच्चों जैसे ही हम वुडन मटेरियल को बर्न करेंगे तो वुड तो बर्न होने लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो वोलाटाइल मटेरियल प्रेजेंट है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ये बात आप जानते हैं कि जो हॉट गैस है वो ऊपर की तरफ उठती है क्योंकि वो हल्की होती है, तो ये वेपर ऊपर की तरफ राइज करेंगे। इसके अलावा बच्चों आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि ये जो वेपर्स हैं ये इस वक्त काफी हीटेड है, हॉट वेपर्स हैं और हॉट वेपर ग्लो करते हैं, चमकते हैं। तो जब ये बहुत सारे हॉट ग्लोइंग वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ राइज करते हैं, तो उसी को बच्चों हम फ्लेम के नाम से बुलाते हैं। अब बच्चों जरा सोचिए कि कुछ देर बाद अगर ये वेपर्स खत्म हो जाएं तब क्या होगा? तब भी हमारा वुड बर्न करता रहेगा, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर कोई वेपर्स नहीं बचे हैं तो आपको यहाँ पर कोई फ्लेम नजर नहीं आएगी। तो बच्चों क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि कब फ्लेम दिखाई देती है और कब फ्लेम नहीं दिखती है? जब भी बर्निंग के वक्त कोई वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हो और वही हॉट वेपर्स जब ग्लो करते हैं तो आपको फ्लेम दिखती है। लेकिन अगर हमारे बर्निंग सब्सटेंस के अंदर कोई वेपर प्रेजेंट ना हो या फिर वेपर्स खत्म हो गए हो तो आपको फ्लेम नहीं दिखेगी। अच्छा बच्चों, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्लेम में आपको कई बार डिफरेंट कलर नजर आते हैं। जैसे कि कुछ फ्लेम ऐसी हैं जो काफी ब्लू कलर की दिखती हैं, मगर कुछ फ्लेम आपने येलोइश कलर की भी देखी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये क्या चक्कर है, हमें अलग अलग टाइप की फ्लेम क्यों दिख रही है? तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि आपको ब्लू कलर की फ्लेम तब देखने को मिलती है जब आपके बर्निंग सब्सटेंस का कंबशन कंप्लीट हो रहा है। और क्या आप जानते हैं कि कंप्लीट कंबशन करने के लिए आपको प्रॉपर एयर सप्लाई देनी पड़ती है। जैसे कि हम एलपीजी की बात करें, आपने अपने घर में एलपीजी गैस को बर्न होते हुए देखा होगा। अब क्योंकि वहाँ पर हम प्रॉपर एयर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए एलपीजी का कंबशन कंप्लीट होता है और आपको ब्लू कलर की फ्लेम देखने को मिलती है। लेकिन बच्चों अगर किसी वजह से एयर सप्लाई कम हो जाए तो यहाँ पर कंबशन कंप्लीट नहीं होगा और आपको थोड़ी सी येलोइश फ्लेम देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इनकम्प्लीट कंबशन में ऐसा क्या हो गया जो हमें येलो फ्लेम देखने को मिल रही है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स उसमें लेफ्ट रह जाते हैं जो कि ग्लो कर रहे होते हैं, और वही अनबर्न कार्बन पार्टिकल जब ग्लो करते हैं तो येलोइश कलर प्रोड्यूस करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कैंडल फ्लेम के बारे में। तो बच्चों कैंडल तो आपने देखी होगी। अगर हम कैंडल को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 वैक्स वाला पार्ट एंड नंबर 2 विक। अगर हम वैक्स वाले पार्ट की बात करें बच्चों तो मैं आपको बता दूं ये एक तरीके का फ्यूल है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन की मदद से बना है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं ये एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल है जिसे पेट्रोलियम की मदद से बनाया जाता है। और विक के बारे में तो बच्चों आप जानते ही होंगे, ये एक तरीके का थ्रेड है जिसे वैक्स के एकदम बीच में प्लेस किया गया है। बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उस बर्निंग की वजह से हमारा जो वैक्स होता है वो मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। बच्चों मेल्टिंग होने के बाद हमारा वैक्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जो विक हमने सेंटर में प्लेस की है वो विक क्या करेगी, वो उस मेल्टेड वैक्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब बच्चों यहाँ पर ये जो वैक्स एब्जॉर्ब हो चुका है ये विक के थ्रू ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ बोलो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उस हीट एनर्जी की मदद से ये लिक्विड वैक्स गैस में कन्वर्ट होगा और बच्चों यही गैसियस वैक्स एक्चुअली बर्न करता है।
और बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर बर्निंग में आपको गैस या वेपर्स नजर आए तो आपको फ्लेम देखने को मिलेगी। तो बोलो, यहाँ पर गैस या वेपर बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी फ्लेम देखने को मिलेगी। तो बच्चों क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इस पूरे कंबशन प्रोसेस में एक्चुअली वैक्स बर्न कर रहा है, लेकिन हमारी विक बर्न नहीं हो रही है। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हीट तो हमने विक को किया, तो फिर विक क्यों नहीं बर्न कर रही है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो भी वैक्स लिक्विड फॉर्म में विक के थ्रू ऊपर आ रहा है वो एक्चुअली हीट एनर्जी को कैप्चर करके गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जो हीट हमने विक को दिया वो एक्चुअली विक को मिल ही नहीं पाया, क्योंकि वो हीट बोलो कौन ले गया, वो हमारा लिक्विड वैक्स ले गया। और उस लिक्विड वैक्स ने उस हीट की हेल्प से अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर लिया। तो बोलो, जो हीट हमने विक को दिया वो एक्चुअली विक हमारा यूज ही नहीं कर पाया, क्योंकि उस हीट को कौन ले गया, वैक्स ले गया। इसीलिए बच्चों हमारी विक बर्न नहीं कर रही है। अब बच्चों अगर आप एक बर्निंग कैंडल की फ्लेम को ध्यान से नोटिस करें तो आप देख पाएंगे कि उस फ्लेम में 4 मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम आउटर मोस्ट जोन के बारे में बात करते हैं। अब बच्चों ये सबसे बाहर का पोर्शन है, तो आप ये बात तो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एयर सप्लाई तो प्रॉपर मिलेगी, और अगर एयर सप्लाई प्रॉपर मिलेगी तो फिर बोलो कंबशन भी कंप्लीट होगा। इसीलिए बच्चों इस जगह को कई बार जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन भी कहा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर फ्लेम का कलर कैसा होगा, ब्लू। बच्चों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जोन सबसे हॉटेस्ट जोन माना जाता है, क्योंकि ये सबसे हॉट है। इसके अलावा बच्चों ये जोन काफी थिन यानी कि पतला होता है, इसीलिए कई बार आप अपने नेकेड आई से इसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं। अब क्योंकि बच्चों ये जोन ज्यादा ग्लोइंग नहीं होता है, इसीलिए कई बार हम इसको नॉन ल्यूमिनस जोन भी बुलाते हैं। इसके बाद बच्चों आपको अंदर की तरफ एक दूसरा जोन देखने को मिलेगा, जिसे हम ल्यूमिनस जोन या फिर मिडिल जोन के नाम से जानते हैं। बच्चों ये मिडिल जोन आउटर जोन के कंपैरिजन में थोड़ा कम हॉट होता है और यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा। अब जरा सोच के मुझे बताओ कि इस जोन में इनकम्प्लीट कंबशन क्यों हो रहा है। तो शायद बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस जोन में एयर सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है, ये थोड़ा अंदर का जोन है तो यहाँ पर प्रॉपर एयर नहीं आ पा रही है, इसीलिए यहाँ पर कंबशन कैसा हो रहा है, इनकम्प्लीट। और बच्चों आप ये बात जानते हैं कि जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। बच्चों ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जब ग्लो कर रहे होते हैं तो येलोइश कलर की फ्लेम शो करते हैं, लेकिन जब ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल कूल डाउन हो जाते हैं तो आप इनको ग्लो करते हुए तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन ब्लैक सूट के रूप में, काले धुएं के रूप में आप इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अंदर की तरफ आपको थर्ड जोन देखने को मिलेगा, जिसे हम डार्क जोन या जोन ऑफ नो कंबशन बुलाते हैं। अब बच्चों जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि इस जोन में कोई कंबशन नहीं होने वाला है। तो बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर कंबशन क्यों नहीं होगा। तो शायद बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जोन काफी अंदर है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एयर नहीं पहुंच पाएगी, और आप ये बात जानते हैं कि विदाउट एयर कंबशन हो ही नहीं सकता। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई कंबशन होते हुए नहीं दिखेगा और ये जोन बिल्कुल भी हॉट नहीं होता है। बच्चों कैंडल में जो विक प्रेजेंट होती है उसके जस्ट अगल बगल की जो जगह होगी, जो भी सराउंडिंग जगह होगी अगल बगल की, उसी को हम डार्क जोन बुलाते हैं। इसके अलावा बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि आपके विक के जो जस्ट नीचे का पार्ट है, जिसे हम बेस बुलाते हैं, उस जोन को ब्लू जोन बुलाते हैं। बच्चों आप ये बात तो जानते हैं कि मिडिल जोन जो कि सेकंड नंबर का जोन था, वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ था, और आप ये बात जानते होंगे कि जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। बच्चों यही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब नीचे बेस की तरफ जाती है और बर्न करती है तो ब्लू कलर शो करती है। इसीलिए बच्चों जो विक का बेस वाला पार्ट है वहाँ पर आपको ब्लू कलर दिखाई देता है, इसीलिए उस जोन को ब्लू जोन बुलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि फ्लेम की ये पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।